2024 में एंटी मोदी मोर्चा बनाने के लिए पिछले 24 घंटे में दिल्ली में बड़ी हलचल हुई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से भी हुई। आज भी नीतीश कुमार दिल्ली में ही हैं। आज भी वो कई और नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ ले। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग, नीतीश, तेजस्वी, राहुल सब मौजूद। उसके बाद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात। दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में गर्मी बढ़ने लगी है। एजेंडा एक ही है, मोदी के खिलाफ विरोधी दलों को एकजुट करना। इसलिए मीटिंग के बाद एकता के दावे जोर शोर से किए गए। मिलकर के चलेंगे, ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है। हम लोगों की बातचीत हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे तो सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। अभी कितने विपक्षी पार्टी एक साथ एक मंच मत समझिए, आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो। एक हम सभी ने मिलके तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और लल्लन सिंह जी सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं उसी लाइन पे हम काम करेंगे। ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। बुधवार को ही नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। यहाँ भी एजेंडा विपक्ष की एकता पर ही टिका था। अभी तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला है कि मोर्चे का संयोजक कौन होगा, सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। इन जवाबों को छोड़कर सारे नेता इन मुलाकातों को बेहद कामयाब बता रहे हैं। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। नीतीश जी में पीएम की क्वालिटी है, ये सब एकदम पूरा अभी आप लोगों के मन में ढेर सारे प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के जवाब एक शाम की मुलाकात में नहीं दिए जा सकते। अधिक से अधिक विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। अब आज देख लीजिए, बाकी सब पर कोई कमेंट नहीं करना, एक लाइन में बता दिया कि हम लोग अब एक नीतीश मोदी विरोधियों को एकजुट करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इन्हें सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी को यकीन है कि दिल्ली की मुलाकातें बंगाल और महाराष्ट्र में ही विपक्ष का खेल खराब कर देंगी। विपक्ष में इनसे बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं और कभी भी कांग्रेस और ममता बनर्जी एक मंच पर नहीं आ सकते हैं। कभी अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस या केसीआर और कांग्रेस तो लाख नाक रगड़ दें, वो कभी एक मंच पर नहीं आ सकते। अभी देखा अडानी के मुद्दे पर शरद पवार ने दूसरा स्टैंड ले लिया। अरविंद केजरीवाल ने जब नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला उठाया
तो शरद पवार की पार्टी ने उसे अपना किनारा कर लिया। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महागठबंधन बनता है। भ्रष्टाचार छिपता नहीं है। लोग इनकी नीतियों को जानते हैं कि ना इनके पास कोई नीतियां हैं, ना नेतृत्व है, ना ही साफ नीयत है। और जब नीयत में ही खोट हो तो जनता कभी वोट नहीं देती। नीतीश कुमार आज भी दिल्ली में हैं और मोदी विरोधी नेताओं से मुलाकात का सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है। दिल्ली में नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करने वाले नेता विरोधी पार्टियों की एकता की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी पर ही संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं को आशंका है कि अजीत पवार फिर बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। ईडी ने एमएससी बैंक स्कैम केस में जो चार्जशीट फाइल की है उसमें अजीत पवार और उनकी पत्नी का नाम नहीं है। अजीत पवार ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। इससे कांग्रेस और शिवसेना का शक और बढ़ गया है। हालांकि कोई खुलकर बात नहीं कर रहा। बीएमसी में हो, जिला परिषद पंचायत समिति में हो, जो भी नगर पंचायत के चुनाव हो, उसमें कई जगह एनसीपी बीजेपी के साथ बैठी है। तो एक बार इन लोगों ने स्पष्ट करना चाहिए और महाविकास आघाड़ी में इसकी चर्चा भी होगी। हमने एक बार चर्चा भी छेड़ी थी। ये बात क्लियर होना चाहिए क्योंकि हम अगर बीजेपी के साथ लड़ना है तो स्थानिक लेवल पे भी बीजेपी के साथ कोई भी अलायंस ना हो, ये कोशिश करना चाहिए। देखो किसके मन में क्या है ये तो समझने का कोई कारण नहीं, क्योंकि भविष्य तो जो सत्ता में बैठे वो भविष्य ज़्यादा जानते, भविष्य के आधार पर ही वो काम करते हैं। हमें पता नहीं, लेकिन हमें नहीं लगता कि अजित पवार बीजेपी में जाएंगे। न्यूज़ फैली है वो पूरा सारा गलत है। उसमें कोई भी उन्होंने जो बताया वैसा हुआ नहीं है। हमारी इंक्वायरी चालू। एमबीए में जो अनबन चल रही है उसको लेकर कल शरद पवार उद्धव ठाकरे के बीच जो बैठक हुई उसके बारे में आपको कुछ नहीं? उसके बारे में उन्होंने क्या बात की उसके बारे में मुझे कुछ भी मालूमात नहीं है। क्या कांग्रेस की तरफ से बार बार उनके अंदरूनी झगड़े की वजह से एमबीए पर परिणाम हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? मुझे नहीं ऐसा लग रहा है। जब सब साथ साथ बैठेंगे उसमें से रास्ता निकल सकता। अजीत पवार महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में मुद्दा उठाने की बात कर रहे हैं। हालांकि शरद पवार इसे तूल देने के मूड में नहीं है। आज महाविकास आघाड़ी में जो सभी पार्टियां हैं, सभी को एक साथ आकर एक विचार पर काम करना चाहिए। इसी मत पर मेरी उद्धव ठाकरे से चर्चा हुई और उसी के अनुसार जो भी कार्यक्रम होंगे उस कार्यक्रम में सभी पक्ष शामिल हों, ऐसी बात रखी गई। शरद पवार के इस बयान के बाद महाविकास आघाड़ी का क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना इस बयान से राहत जरूर महसूस कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।